तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने आप को कहीं और पर पाता है और वहाँ पर काफी कंफ्यूज होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं फिर से इस जगह पर क्या कर रहा हूँ। ये लड़का अपने आसपास के नजारों को देखकर सोच रहा होता है कि ये टूटी फूटी जगह, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर पहले जिंदगी रहा करती थी। लेकिन तभी वो अपने जब नीचे देखता है तो उसे किसी की आंखें चमकती है। वो ये देखकर काफी शौक होता है क्योंकि वहाँ पर एक इंसान खड़ा होता है और वो पर्सन इस लड़के को बोलता है कि मैं तब से तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ इस एज ऑफ द एबेस में। एंड इसी के साथ में इस लड़की की आंखें खुलती है और हम देखते हैं कि ये अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है और हम देखते हैं ये काफी कंफ्यूज में होता है। ये लड़का बोलता है कि फिर से मैं वही सपना क्यों देख रहा हूँ। एंड तभी से कोई आवाज लगाकर इसे बोलता है कि सोरा तुम्हें काफी लेट हो रही है। एंड इस लड़के का नाम है सोरा और सोरा जो कि चिल्लाते हुए बोलते है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ में वो अपने बाथरूम में ब्रश कर रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मैं उस ड्रीम वाले पर्सन को जानता हूँ और आखिर वो एपीएस क्या है। और शायद ये भी हो सकता है कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही स्टडी कर रहा हूँ। एंड तभी सोरा के फादर जो कि सोरा के पास आते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सोरा तुम आज अभी लेट उठे हो। जिस पर सोरा बोलता है कि डैड आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत कीजिए, मैं अब 15 साल का हो चुका हूँ। खैर इस बच्चे को कौन समझाए कि बाप बाप होता है। लेकिन सोरा के फादर जो कि सोरा को बोलते हैं कि इस बात को छोड़ो, जरा मेरा बॉडी मसल्स को देखो। जिस पर सोरा बोलते हैं कि भाई कौन ही देखा जा रहा है और अगर ये हमारा अपार्टमेंट जो कि छोटा नहीं होता तो मुझे आपकी ये नंगी बॉडी नहीं दिखनी पड़ती। और जिस पर सोरा के फादर बोलते हैं कि सोरा देखो जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं एक बड़ा सा हाउस लूंगा और जिसके बाद तुम लोगों के पास भी अपना अपना एक अलग कमरा होगा। और जिस पर सोरा बोलता है कि ये बात आप पिछले 5 साल से बक रहे हैं। और जिस पर सोरा के फादर सोरा से बोलते हैं कि रिकू जब से सेल्फ डिफेंस फोर्स को ज्वाइन की है तब से हमारी लाइफ थोड़ी बेहतर हो गई है। और जिस पर एमसी बताता है कि मेरे ब्रदर को सेल्फ डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हुए 3 साल हो चुके हैं और मैं भी प्लान कर रहा हूँ उसमें ज्वाइन होने की और जिसके बाद मैं अपनी पूरी लाइफ को आराम से जीऊंगा। और मेरे फादर जो कि थोड़ा बहुत मजाक करते रहते हैं वो बहुत अनरिलेबल है। और मेरी मॉम जो कि दिखने में काफी गुस्से लगती है लेकिन हम लोगों से काफी प्यार करती है। और मेरा ये लाइफ जो कि काफी खुशहाल से चल रहा है, बस ये लाइफ जो कि हमेशा से इसी तरह से चलता रहे। एंड तभी जिस बिल्डिंग में वो लोग होते हैं वो पूरी बिल्डिंग जो कि वहाँ पर हिलने लगती है और सोरा जो कि सोच रहा होता है कि मुझे पता था कि मेरी लाइफ जो कि इतनी शांत से नहीं चल सकती, एक ना एक दिन इसमें खलबली जरूर मचेगी। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मेरी लाइफ जो कि इस तरह से खत्म होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि सोरा की बिल्डिंग के सामने एक काफी बड़ा सा टावर अपेयर हो जाता है। एमसी उस टावर को देखकर काफी शौक हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सच में मुझे नहीं पता था कि ये टावर जो कि ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये टावर जो कि मेरे ड्रीम से कनेक्टेड था। और इस महामारी के बाद में इधर सूर्य के पेरेंट्स जो कि उसके बड़े भाई को लेकर काफी चिंतित होते हैं। लेकिन सूर्य के बिग ब्रदर जो कि बोलता है कि मैं भी लोगों को बचाने में बिजी हूँ, ये सब काम खत्म करने के बाद मैं जरूर आ जाऊंगा। और जिसके बाद में कुछ दिनों के बाद से सूर्य के ब्रदर जो कि कॉल करना बंद कर देते हैं। और इधर न्यूज में बताई जा रही होती है कि पब्लिक जो कि अपने घर से बाहर ना निकले, ये ज्यादा ही बेटर होगा। और इधर न्यूज में बताई जा रही होती है कि इस वर्ल्ड में ये टावर जो कि नंबर 20 तक पहुंच चुकी है। एंड तभी ये न्यूज भी बंद हो जाती है। और जिसके बाद में सोरा और उसके पेरेंट्स जो कि शेल्टर में रहने के लिए जाने लगते हैं। और इधर सूरज जो कि आती हुई फौजी की ट्रक को देखकर आर्मी के चेहरे को देखते हैं जो कि काफी निराश लग रहे होते हैं। और इसी के साथ में सारे लोग जो कि शेल्टर के अंदर जाने लगते हैं जो कि एक टेम्पररी शेल्टर होती है। और ये शेल्टर जो कि रिफ्यूजीज के लिए पूरी तरह से भरी होती है। और वहाँ पर सारे लोग जो कि सिर्फ शांत बैठे हुए थे, बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। और इस शांति में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि सिर्फ परेशानी खड़ी करते थे और वही लोग अपनी प्रेजेंस को बनाने के लिए कुछ भी करा करते थे। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि एक बच्चे के सामने खड़ा होता है, जिस बच्चे के हाथ में एक ब्रेड होती है। और वो बंदा जो कि उस बच्चे की ब्रेड छीनते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ब्रेड को चुरा सको। इधर बच्चा जो कि काफी डर चुका होता है और बोलता है अगर तुम क्या बकवास कर रहे हो, और यहाँ पर सभी लोग को एक एक टुकड़ा दिया गया था और तुमने भी खाया, तुम्हारे जेब में उसकी पॉलिथीन है। और बच्चे की इस बात से वो बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और बच्चे के पेट में एक पंच मारता है। लेकिन वहां पर बैठी पब्लिक जो कि उस बच्चे को बुली हुआ देखकर वो लोग उस बंदे के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे होते हैं। तभी वो बंदा जो कि उस बच्चे के सामने जाते हुए डराते हुए बोलता है कि देखो अभी तक मेरा पेट भरा नहीं है और तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि तुम मुझे ये ब्रेड दे दो, और जब तक ये सिचुएशन खत्म नहीं हो जाती तब तक ये रोटी मेरी होगी। और वैसे भी ये सब चीजों के कुछ दिनों के लिए ही चलने वाली है तो तुम मरने वाले नहीं हो। लेकिन हम इस बच्चे को देखते हैं जो कि काफी रो रहा होता है। एंड तभी वहाँ पर सूर्य के फादर आते हैं और उस बंदे के कंधे पर हाथ रखते हैं। वो उससे बोलते हैं कि तुम हम लोगों की सिचुएशन जानते हो तो फिर भी तुम आखिर इस तरह से क्यों कर रहे हो। और जिस पर ये बंदा जो कि सूर्य के फादर को बोलते हैं कि आखिर तुम कबाब में हड्डी क्यों बन रहे हो। और इधर सूर्य के फादर भी इस बंदे के इस जवाब से काफी गुस्सा हो जाते हैं, इससे बोलते हैं कि चुपचाप इस ब्रेड को इस बच्चे को दे दो नहीं तो मैं तुम्हारे ग्रैंड फाड़ दूंगा। और जिस पर ये बंदा काफी गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं कि बकवास करना बंद करो। अपने पंच को रेडी करते हुए सूर्य के फादर पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सूर्य के फादर ने अपने एक ही इलाज से इस बंदे के पेट में मारता है, जिसकी वजह से ये काफी दूर जाकर गिरता है और वो ब्रेड जो कि इस बच्चे को दे देता है। ये बंदा जो कि फिर से फाइट करने के लिए उठता है, लेकिन जो सूर्य के फादर होता है अपने काफी भारी नजरों से उसकी तरफ देखकर ये बंदा काफी
डर जाता है और जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं इस चीज को याद रखूंगा। एंड तभी वहाँ पर सूर्य आता है, अपने फादर को यहाँ से चलने के लिए बोलता है और जिस पर सूर्य के फादर इन बच्चों से बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मेरी नजर उस आदमी पर हमेशा रहेगी। और इधर सूर्य जो कि इस बंदे को देखकर उसे कुछ याद आता है कि इसका नाम जो कि इचिकाजा वाह है, जो कि इसे स्कूल के टाइम में काफी बुली किया करता था। और तभी इधर शेल्टर में जो कि जो काफी डरा हुआ चिल्लाते हुए कहता कि सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, सभी लोगों को शेल्टर के पिछले वाले रास्ते से ट्रक से यहाँ से निकलना होगा। एंड तभी वहाँ पर एक बंदा जो कि सूट बूट में होता है वही सोल्जर से पूछता है कि आखिर क्यों। सोल्जर माफी मांगते हुए इस बंदे से बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं ये बातें नहीं बता सकता। इस पर ये बंदा बोलता है कि क्या तुम नहीं बता सकते, जिसके बाद में वो काफी गुस्सा हो जाता है, उससे बोलता है कि पहले तुम लोगों ने बोला कि लोग जो कि घर से नहीं निकल सकते, जिसके बाद में तुम लोगों ने हमें ऐसी जगह पर रख दिया और फिर यहाँ से तुम लोग निकलने के लिए बोल रहे हो। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर हम लोगों ने टैक्स क्यों पे की थी। और तभी ये लोगों की कुछ टूटने की आवाजें सुनाई देने लगती है। सोल्जर काफी डर जाता है, इन लोगों से बोलता है कि सबसे पहले यहाँ से तुम लोग जल्दी जल्दी भागो। इधर हम सूरज उसकी फैमिली को देखते हैं जहाँ पर कि ये लोग भी काफी दूर से भाग रहे होते हैं। सूरज जो कि सोच रहा होता है कि सच कहूँ तो मुझे काफी बैड फीलिंग आ रही है। इधर हम इस सोल्जर को देखते हैं जो कि दरवाजे पर खड़ा होता है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और सारे लोगों से बोलता है कि देखो मैं इस दरवाजे को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, इसलिए सबसे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी उस दरवाजे को तोड़ते हुए काफी सारे मॉन्स्टर जो कि उस शेल्टर के अंदर एंटर कर जाते हैं। इधर सूरज जो कि इन मॉन्स्टर को देखकर काफी शौक होता है कि आखिर इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। और चैप्टर 1 जो कि यहीं पे खत्म होती है। चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में हम इन मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि सारे लोग को दौड़ाने लगते हैं। एंड इधर जो कि एग्जिट गेट से सब लोग भागने लगते हैं जहाँ पर ट्रक लगी होती है। इधर सूरज के फादर और मदर जो कि ट्रक में चढ़ने लगते हैं। इधर सूरज भी जो कि दौड़ते दौड़ते काफी तेजी से ट्रक के पास आने लगता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तो जिस ट्रक में उसके मदर और फादर होते हैं वो ट्रक जो कि पूरी तरह से फुल हो चुकी होती है। जहाँ पर सारे लोग जो कि बोलते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये ट्रक जो कि पूरी तरह से फुल हो चुकी है। और ये देखते हुए सूरज जो कि अपने फादर से बोलता है कि मैं दूसरे ट्रक में जाता हूँ। एंड इसी के साथ में वो वहाँ से भागने लगता है दूसरे ट्रक की तरफ और देखता है कि सारे ट्रक जो कि पूरी तरह से फुल है। एंड तभी उसे एक हाई ट्रक मिलती है जहाँ पर कि वो दौड़ के जाने लगता है। तभी एक बंदा जो कि अपने हाथ सूरज की तरफ बढ़ाता है और वो उसे उसके अंदर घिसने लगता है, लेकिन तभी सूरज जो कि उसे थैंक यू बोलता है। और जैसे ही सूरज जो कि सामने की तरफ देखता है तो वो काफी डर जाता है क्योंकि वहाँ पर वही बंदा होता है सेजी काजाकावा जो कि काफी इविल स्माइल दे रहा होता है। एंड इसी के साथ में वो बंदा जो कि सूरज से बोलता है कि तेरे फादर ने मुझे ट्रेस बोला था। एंड इसी के साथ में उसे उस ट्रक से धक्का मार के गिरा देता है। और जैसे ही सूरज नीचे गिरता है तो काफी सारे लोग जो कि उसी पर चढ़ के वहाँ से दौड़ने लगते हैं और सूरज जो कि वहीं पर अपने आंखें बंद कर लेट जाता है। एंड तभी वहाँ पर वही बंदे की आफ्टर इमेज आती है और वो सूरज से बोलती है कि बच्चे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ एज ऑफ द एवेस तक। और सूरज जो कि उस बंदे की आफ्टर इमेज को देखकर सोच रहा होता है कि ये तो वही मेरा ड्रीम वाला बंदा है। और तभी सूरज की आंखें खुलती है, सोचता है कि क्या मैं ड्रीम में हूँ और आखिर ये कौन सी जगह है। एंड तभी सूरज पर कोई अटैक करता है और जिसे कि सूरज काफी बाल बाल बचता है। एंड तभी वहाँ पर हम एक गोब्लिन को देखते हैं जो कि अपने स्टोन वाले हथौड़े से सूरज पे काफी अटैक करने लगता है। सूरज वहाँ से भागने लगता है, ये देख कर आखिर यहाँ पर एक मॉन्स्टर है और आखिर मेरे मॉम और डैड कहाँ पर है और क्या ये हेल है, क्या मैं मर चुका हूँ। और तभी वो गोब्लिन जो कि सूरज पर अपने कुल्हाड़ी को फेंक कर अटैक करता है जिससे सूरज को काफी तेज लगती है। सूरज पीछे की ओर देखता है तो वो गोब्लिन मॉन्स्टर जो कि सूरज की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, तो देखकर सूरज जो कि वहाँ से बचने के लिए भागने लगता है। तभी वो गोब्लिन मॉन्स्टर जो कि फिर से सूरज पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो उसे स्टोन को फेंकते हुए उससे मार रहा होता है। एंड तभी सूरज को कुछ क्लिक होता है कि आगे इस दुनिया में वो बड़ा सा टावर नहीं है और वो बंदा जो कि मुझे उस ट्रक से धकेल दिया और वो मिस्टीरियस पर्सन जो कि मेरे माइंड में आते रहता है। और इधर ये गोब्लिन मॉन्स्टर जो कि सूरज के बिल्कुल पास आ गया होता है उस पर अटैक करने के लिए, जिस बात से सूरज काफी गुस्सा हो जाता है, अपने हाथ में एक रखे स्टोन से उस गोब्लिन मॉन्स्टर पर अटैक करता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो गोब्लिन मॉन्स्टर जो कि वहाँ पर मर चुका होता है और सूरज जो कि उस गोब्लिन मॉन्स्टर की बॉडी को देखकर सोच रहा होता है कि ये सब कुछ एक गेम में हुआ करती थी लेकिन मेरे साथ में रियल लाइफ में हो रही है। एंड तभी सूरज जो कि जोर से चिल्लाता है। एंड इसी के साथ में सूरज देखता है कि उस गोब्लिन मॉन्स्टर की चेस्ट से कोई ब्लैक कलर की क्रिस्टल निकल रही है, तो देखकर सूरज काफी शॉक होता है। लेकिन तभी अचानक वो ब्लैक स्टोन जो कि सूरज के बॉडी में एंटर कर जाती है जिससे सूरज काफी शॉक होता है। लेकिन तभी उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगती है, उसकी गाल पर लगी चोट के निशान जो कि धीरे धीरे हील होने लगती है और सूरज के अपनी बॉडी में जो कि थोड़ी एनर्जी और उसे काफी स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। और जिसके बाद में सूरज जो कि उस मॉन्स्टर की उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं इन मॉन्स्टर को हरा दूं तो क्या मेरा लेवल बढ़ जाएगी और शायद इस जगह पर और भी ऐसे मॉन्स्टर हो सकते हैं। और जिसके बाद में उनकी तलाश में वहाँ से निकल जाता है और इधर सूरज जो कि इस पूरी जगह को ढूंढ लेता है जहाँ पर उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। उसके बाद में सूरज को एक लास्ट ऑप्शन मिलती है और जिसके बाद में वो जिस जगह पर खड़ा होता है उसके जगह पर एंड में जाता है और जहाँ पर कि वो देखता है कि उसके नीचे जो कि फ्लोटिंग सीढ़ी लगी होती है और सूरज काफी क्यूरियस होता है कि आखिर इस फ्लोटिंग आइसलैंड के नीचे आखिर ऐसी क्या चीजें हो सकती है जहाँ पर की फ्लोटिंग सीढ़ी लगी हुई है। और सूरज को काफी बैड फीलिंग भी आती है लेकिन हिम्मत करके वो उसके नीचे जाने लगता है और जाते हुए सूरज सोच रहा होता है कि ऐसी जगह जो कि गेम्स में मॉन्स्टर के लिए काफी प्राइम जगह होती है और अगर ये कोई गेम है तो अगर मैं यहाँ से गिर भी जाता हूँ तो मैं फिर से रिस्पॉन हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये ट्राई नहीं करने वालों की ये रियल वर्ल्ड है या गेम की वर्ल्ड। और सूरज को किसी तरह से डरते डरते सीढ़ी के एंड तक पहुंच जाता है जहाँ पर की एक दरवाजा होती है और जैसे सूरज उस दरवाजे के अंदर में एंटर करता है तो वहाँ पर जो की मसाले जलने लगती है। एंड तभी सूरज के सामने जो की एक काफी बड़ा सा कॉफिन होता है।
एंड इसी के साथ में सेकंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अब सूरज जो कि अपने सामने बड़े से चट्टान पर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ लिखा होता है और जिसके बाद में सूरज उसके पास में जाता है। उस लिखावट को देखते हुए सूरज बोलता है कि सच कहूँ तो ये सब कुछ जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ और यहाँ पर की चीजें जो कि मेरे सर के बाहर जा रही है। लेकिन तभी वहाँ पर सूरज के सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसमें कि उसे समझाया जाता है कि ये पूरी कहानी नहीं है बल्कि उस लिखी हुई कहानी की बस एक फ्रेगमेंट है और अगर तुम सारे फ्रेगमेंट्स को कलेक्ट कर लेते हो तो तुम इस एबेस से बाहर निकल सकते हो। और अब सूरज को पता लग गया है कि उसे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। सूरज ये सोचता है कि ये काफी अच्छा है और इधर सूरज जो कि सोच रहा होता है कि सच मैं काफी एक्साइटेड हूँ। और वैसे भी अगर देखा जाए तो वो मॉन्स्टर जो कि इतना ही पावरफुल नहीं था। और जिसके बाद में सूरज जो कि एक दरवाजे के पास में जाता जो कि काफी बड़ी होती है और जिसके बाद में सूरज जो कि उसे धीरे धीरे होने लगता है। उसके अंदर से काफी तेज रोशनी आ रही होती है और इसी के साथ में सूरज जो कि फर्स्ट फ्लोर पर एंटर कर जाता है। और अब हमें सूरज बताता है कि एबेस का फर्स्ट फ्लोर जो कि लगभग 900 स्क्वायर मीटर था और सेकंड फ्लोर जो कि 1800 स्क्वायर मीटर था और वहाँ के मॉन्स्टर के ऊपर में जो कि नंबर 2 लिखा हुआ था। और अगर हम बात करें थर्ड फ्लोर की तो लगभग 3600 स्क्वायर मीटर का था और 4 मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर के ऊपर जो कि नंबर 3 लिखा हुआ था और फ्रेगमेंट जो कि सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर में से मिला करते थे जिस पर कि नंबर लिखा हुआ होता है और वही की होता है जो कि नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए होता है। और जैसे जैसे फ्लोर की नंबर बढ़ती है तो उसी तरह से मॉन्स्टर भी जो कि स्ट्रॉन्ग आने लगते हैं। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि ढूंढने का भी मुश्किल होता जाता है क्योंकि जैसे जैसे फ्लोर की नंबर बढ़ती तो एरिया भी डबल हो जाता है जिससे कि उस एरिया में मॉन्स्टर भी दुगुना हो जाते हैं। लेकिन हाँ साथ में मैं भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर गया तो वहाँ पर मॉन्स्टर की संख्या भी बढ़ने लगी और यहाँ तक कि मैं उस मॉन्स्टर से भी टकरा गया जो कि सेल्डर पर अटैक किया था और वो भी 127 फ्लोर पर। लेकिन मेरा और उसका कोई भी मैच नहीं था। जितनी ज्यादा मॉन्स्टर आती थी उतनी ही तेज मेरी इमोशन भी बढ़ने लगती थी। और जिसके बाद में सूरज जो कि काफी सारे फ्लोर को क्लियर करता जाता है और सूरज जो कि मॉन्स्टर को क्लियर करते करते जो कि वो 30वें फ्लोर पर चले जाता है जहाँ तक कि वो अभी तक 500 मिलियन मॉन्स्टर को मार चुका होता है। और उसके चाबी को ढूंढना बोले तो रेगिस्तान में एक सुई ढूंढना जैसा हो गया था और कुछ चाबी जो कि मॉन्स्टर्स ने छुपा रखी थी और कुछ जो कि केव में छुपे हुए थे। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाले मॉन्स्टर वो थे जो जब मिलते थे जब मैं पूरे फ्लोर को क्लियर कर देता था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं आगे बढ़ते रहा और फिर मैं एवरेस्ट के 42 फ्लोर पे पहुंच गया। और इस 42 फ्लोर के मॉन्स्टर इतने ज्यादा थे कि आप लोग नंबर में पढ़ सकते हो। यहाँ पर काउंटलेस मॉन्स्टर होते हैं एंड इसी के साथ में और सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं और हम सूर्य को भी देखते हैं जो कि काफी एक्साइटेड होता है इन सारे मॉन्स्टर्स को देखकर। और फिर ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर कंगाल पड़े होते हैं। वहीं पर हम सूर्य को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सूरज जो कि एक पिलर पर कुछ लिख रहा होता है जो कि वहाँ पर कितने दिन उसने बिताए हैं और कितने मॉन्स्टर को मारे हैं। और सूरज हमें बता रहा होता है कि यहाँ की लाइफ सिर्फ किलिंग वाली है, मरो या जियो या मारो। एंड इसी के साथ में उसके पीछे जो कि 3 मॉन्स्टर काफी खतरनाक तरीके से वहाँ पर पीछे आए होते हैं। एक मॉन्स्टर जो कि सूरज को खाने वाला होता है लेकिन तभी सूरज जो कि अपने एक ही पंच में उस मॉन्स्टर के पूरी आधे हिस्से को ही उड़ा देता है। और यहाँ पर भाई ये काफी टेरिफाइंग और काफी एकदम कूल लग रहा है भाई, मतलब मजा आ गया भाई देख के। इतने मस्त पैरट्स बनाए ना भाई, तुम देख सकते इसकी हड्डी कैसे पकड़ रखा है। एंड सेक्शन में काफी कोल्ड वॉइस में सूरज बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ का नंबर 1 बॉस मॉन्स्टर कहाँ पर है और इस फ्लोर पे मुझे काफी दिन हो गए लेकिन मुझे अभी तक चाबी नहीं मिली है। लेकिन तभी जो कि सूरज के सामने से ही एक काफी बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर जो कि निकलता है और ये इस फ्लोर का जो कि बॉस मॉन्स्टर होता है। सूरज बोलता है कि सच में तुम काफी फास्ट हो लेकिन कोई बात नहीं, तुम तो मेरे चाबी हो। एंड इसी के साथ में वो सेंटीपीड मॉन्स्टर जो कि सूरज पर अटैक करता है लेकिन सूरज उसी चट्टान से का स्टैंड लेता है और वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। और इसी के साथ में सूरज जो कि उसे एक ही पंच में जो कि उस मॉन्स्टर को भी ढेर कर देता है और उसे ही मार देता है, वो भी अपनी सिंगल हिट में ही। और सूरज जो कि हमें बताता है कि अधिक पावरफुल होना अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं रहा है, मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ। एंड इसी के साथ में हम देखते हैं कि सूरज काफी गुस्से और काफी तेज से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर चाबी कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। और सूरज चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं काफी तंग आ चुका हूँ। एंड इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें बताया जाता है कि ईयर 2000 में दुनिया भर में 20 अजीब सी टावर जो कि अचानक से अपैर हो गई। इंसानियत उन्हें जो कि समझ नहीं पाई और मॉन्स्टर तब तक पूरी सिटीज को तबाह करने लगी जिनमें की ज्यादातर लोगों का खून बह गया। और ये दिन को जजमेंट डे के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ लोग जो कि उस जजमेंट डे में बच गए थे उनमें से कुछ लोगों को जो कि अवेकन हो गए जिन्हें की मिस्टीरियस सिस्टम का एक्सेस मिल गया। और जो लोग अवेकन हो गए उन्हें सिस्टम की तरफ से जो कि काफी सुप्रीम लेवल तक की पावर मिल गई और फिर से लॉ और ऑर्डर को रिवील्ड किया गया जिसके बाद में अवेकन लोग जो कि अपने एक हंटर की
गिल्ड को फॉर्म करने लगे। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता रहा, हमें सोरा की तरफ दिखाया जाता है जो कि अभी भी उस फ्लोटिंग आइसलैंड में फंसा हुआ होता है। एंड हम देखते हैं कि वो एक उल्क के पीछे भाग रहा होता है और उसे बोलता है कि रुक जाओ, आखिर तुम भाग कर जा कहाँ रहे हो, तुम अपने स्टेटस को क्यों नहीं शो करा रहे। लेकिन तभी सोरा ये देखकर काफी शौक होता है कि उस वोल्फ मॉन्स्टर के ऊपर एक एनर्जी से बना हुआ सीकर आकर गिरता है और वो उसे ऊपर खींचने लगता है। सोरा काफी कंफ्यूज होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। और सोरा को कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगती है जहाँ पर की बोल रहे होते हैं कि उन्होंने एडवांस ट्रांसफर स्क्रॉल को यूज किया है, उसे उस स्क्रॉल से समन करने के लिए रोको। और इस आवाज को सुनकर सोरा को ऐसा लगता है कि ये कोई ह्यूमन स्पीसीज का आवाज है। एंड इसी के साथ में जब वो देखता है कि उस वुल्फ मॉन्स्टर को एक टेलीपोर्टेशन द्वारा जो कि खींची जा रही होती है, तो सोरा को लगता है कि यही उसकी एग्जिट गेट है और वो वहीं पर एक लंबा सा स्टाइल लेता है और वो उस वुल्फ मॉन्स्टर के पीछे चल जाता है। लेकिन तभी सिस्टम जो कि सोरा के सामने आने लगती है उसे वार्निंग देने लगती है, ये समर्स जो कि एबेस से 2 लोग को नहीं ले जा सकती है। लेकिन सोरा कहाँ मानने वाला होता है, वो तो अपने बात पर अटका होता है कि भाई तुम कैसे नहीं जाने दोगे। और लेकिन हम सिस्टम को देखते हैं कि उसके सामने काफी सारे वो विंडोज को ओपन करने लगता है। एंड ये चीज को देखते हुए सोरा काफी गुस्सा हो जाता है और जो चैन मॉन्स्टर को पकड़ा होता है उसे खींचता है और सोरा जो कि उस वुल्फ मॉन्स्टर के पीछे पड़ जाता है। और इसी टाइम पर हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जो कि एक अबेंडेंट जगह की होती है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है। और इस लड़की के नाम यूसोना जाकी होती है। और वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसके सामने एक पेड़ की बेल आती है और उसी में फंसकर वो वहीं पर गिर जाती है। लड़की बोलती कि अब मैं फंस गई। और तभी हम किसी को देखते हैं जो कि उस लड़की को गिराई होती है अपनी पावर की मदद से, और वो इस लड़की को बोलती कि सच में तुम काफी परेशान करने वाली हो। और तभी वहाँ पर 3 लोगों को देखते हैं जिनमें कि एक बंदा बोलता है कि उस एडवांस ट्रांसफर स्क्रॉल को हमें सौंप दो। और जो इस बेल की पावर को यूज की थी वो लड़की जो कि लेवल 34 पे होती है, जो कि एक ड्राउ होती है और इस लड़की का नाम जो कि ईका होता है। और तभी एक हुडी वाला बंदा बोलता है कि तुम लोगों के लिए 7 लेवल का स्क्रॉल जो कि इनफ नहीं है और तुम जैसे 15 लेवल के नोबी के लिए तो ये बिल्कुल भी असंभव है। और तभी एक बंदा जिसका कि नाम सिहिदू होता है जो कि लेवल 35 पे होता है और वो एक स्वॉर्ड मास्टर होता है, वो उस लड़की सोनोजाकी से बोलता है कि अगर तुम उस चीज को नहीं दिए तो हम तुम्हारे साथ में अच्छे से नहीं खेलने वाले। और जिस पर एक लड़की बोलती है उसे हमें मारना नहीं है, और जिस पर सोनोजाकी जो कि बोलती है कि हंटर्स को एक दूसरे पर अटैक करना मना है और जो कि रूल के खिलाफ है। और तभी ये बड़ा सा बंदा जो कि सोनोजाकी को बुरी नजर से देखने लगता है उसे बोलता है कि ओ तो तुम रूल्स की बात कर रही हो। और इस बंदे का नाम होता है तो सीधा, और ये एक बारबेरियन होता है जो कि लेवल 38 पर होता है। और जिसके बाद में तो सीधा जो कि सोनोजाकी के सामने अपने बड़े से स्वॉर्ड को रखता है और उसे बोलते कि यहाँ का नियम और रूल अभी मैं हूँ, अगर उस स्क्रॉल को हमें आसानी से दे देती हो तो मैं तुम्हारी हड्डियों को सही सलामत छोड़ दूंगा। लेकिन इधर हम सोनोजाकी को देखते हैं जो कि बोलते कि क्या तुम लोग सच में मुझे आके धकेलना नहीं चाहते। लेकिन तभी इसी गिल्ड का मेंबर की एक लड़की जो कि सोनोजाकी को स्क्रॉल को यूज करते हुए देख लेती है और वो बोलते है कि वो फोर्सफुली समन कर रही है, उसे जल्दी से रोको। और इधर हम तो सीधा को देखते हैं जो कि सोनोजाकी की इस हरकत से काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को लेकर सोनोजाकी पर अटैक करता है। लेकिन सोनोजाकी जो कि काफी मुश्किल से उसकी अटैक को डॉज कर लेती है। ये देखकर तो सीधा काफी गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसने टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज किया है। एंड इधर हम देखते हैं कि जो सोनोजाकी होती है अपने जान पर खेलकर उस समन स्क्रॉल को यूज कर लेती है, वो भी फोर्सफुली। इधर सारे लोग जो कि सोनोजाकी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उस स्क्रॉल से इतनी तेज एनर्जी निकल रही होती है कि वो लोग उसके पास भी नहीं जा रहे होते हैं। और इसी के साथ में सोनोजाकी जो कि तेज से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि आसमान से जो कि बिजली गिरने लगती है और वहाँ पर आसपास में जितने लोग होते हैं जो कि दूर हटने लगते हैं इस एनर्जी को देखकर, तो सीधा भी काफी शौक होता है। एंड इसी के साथ में आसमान से एक टेलीपोर्टेशन एरे निकलती है और उसमें से एक चेन निकलती है और काफी खतरनाक थंडर के साथ में वहाँ पर एक मॉन्स्टर समन होता है जो कि लेवल 3 का एक नॉर्मल बीस्ट मॉन्स्टर होता है। इस मॉन्स्टर को समन होता हुआ देखकर ये लोग हंसने लगते हैं और इन लोग को लगता है कि ये कोई नॉर्मल कोई बीस्ट मॉन्स्टर है और ये लोग उस मॉन्स्टर को जो कि हड्डी फेंक कर देने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं और ये लोग जो कि सोनोजाकी का मजाक उड़ाने लगते हैं। अदर सोनोजाकी भी काफी निराश हो जाती है। लेकिन तभी उस छोटे से बीस्ट मॉन्स्टर के अंदर से एक हाथ निकलती है, ये देखकर सोनोजाकी भी काफी शौक होती है। और तभी उस बीस्ट मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, वहाँ से हमारा सोरा निकलता है और वो लोग ये देखकर काफी शौक होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई ह्यूमन वर्ल्ड मॉन्स्टर है जो कि यहाँ पर समन हुआ है। इधर हम सोनोजाकी को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई होती है और सोरा से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन इधर हम सोरा को देखते हैं जो कि अपना ही मस्ती में होता है, वो बोलता है कि मैं फ्री हो गया और वो काफी खुश होने लगता है और वो चिल्लाते हुए हंसते हुए बोलता है कि मैं फ्री हो गया। और इसी के साथ में चैप्टर 4 भी यहीं पर खत्म होती है। और सोरा के चिल्लाने की वजह से उसके अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है जिसे कि देखकर जिसकी प्रेशर को ये लोग भी झेल नहीं पा रहे होते हैं। और जिस पर तो सीधा बोलता है कि सच में वो सिर्फ हंस रहा है लेकिन उसकी एनर्जी काफी खतरनाक है। जिस पर ये लड़की बोलती है कि उसकी प्रेशर आखिर वो है कौन। लेकिन तभी सोरा जो कि इन सभी को नोटिस करता है, जिसके बाद में वो उस लड़की के पास में जाता है और कोल्ड वॉइस में उससे पूछता है कि क्या ये जगह अर्थ है। जिस पर ये लड़की जो कि डरते हुए बोलती कि हाँ ऑफकोर्स ये अर्थ ही है। सोरा को होता है और बोलते कि फाइनली मैं वहां से आ गया। और सोरा उन सभी के पास आए को देखकर उन सभी से पूछता है क्या तुम लोग कोई कॉस्प्ले में आए हो। लेकिन इधर तो
तोसीता और उसके गिल्ड मेंबर को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा हो गए होते हैं। और जिसके बाद में ये दोनों जो कि सूरा के ऊपर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं आखिर तुम हमारे गिल्ड का मजाक कैसे उड़ा सकते हो। और इन दोनों की अटैक जो कि सूरा पे डायरेक्ट हिट होती है और जिससे सूरा काफी गुस्सा हो जाता है और वो इन दोनों की तरफ देखता है। ये लोग जो कि काफी डर जाते हैं। और जिसके बाद में सूरा जो कि तोसीता को देखता है तो उसे तोसीता जो कि एक गोब्लिन नजर आता है। और जिसके बाद में सूरा जो कि तोसीता के गला को पकड़ लेता है, उसे गले को दबाते हुए उसे बोलता है कि तो चलो अपने नंबर को शो करो। इधर तोसीता जो कि काफी दर्द में होता है और वो सूरा से बोलते है आखिर नंबर के बारे में तुम क्या बात कर रही हो। और तभी सूरा को रियलाइज होता है कि ये तो एक ह्यूमन वर्ल्ड है। और जिसके बाद में वो तोसीता को छोड़ देता है और तोसीता जो कि जमीन पर गिरता है। हम देखते हैं कि उसकी डर के मारे इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो अपने पेट में ही पेशाब कर देता है, यहाँ तक कि उनकी बॉडी भी मूव नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद में सूरा उन सभी से बोलता है कि तो चलो यहाँ से दफा हो जाओ। और सूरा के इतना कहते ही हम देखते हैं कि ये लोग जो कि यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पर रुके तो बाद में हम ही लोग को रिग्रेट होगा। और इधर सुनो जाकी जो कि सूरा के बॉडी पर लगे स्कार को देखकर काफी शौक हो रही होती कि आखिर इतने सारे स्कार और इतने पावरफुल आदमी आखिर ये हो कौन सकता है और क्या ये कोई एबेस का डीमन है जिसे कि स्कूल ट्रांसफर द्वारा बुलाया गया हो। लेकिन तभी सोरा सोनो जाकी से पूछता है कि आखिर टावर को अफेयर हुए कितने दिन हो गए हैं। सोनो जाकी जो कि डरते हुए बोलती कि ये उसका 50वां साल है। और जिसके बाद में सोरा जो कि सोनो जाकी से पूछने लगता है कि क्या ये सच में अर्थ है और आखिर ये ट्रांसफर स्कूल है क्या और आखिर तुम लोगों ने किस तरह के आउटफिट पहन रखे हो। इधर सोनो जाकी जो कि डरते हुए बोलती है कि टावर अफेयर होने के बाद सिस्टम ने ह्यूमन को अवेकन किया और जिसके बाद में सिटी ने अभी भी अपनी 7वां हमला को झेला है और मैं उसमें बाल बाल बच गई। और जिस पर सोरा बोलता है कि इन 5 ईयर में दुनिया इतनी बदल गई है। और तभी सूरा को आता था जिस सिटी में वो पहले रहा करता था। और जिसके बाद में वो सोना जाकी से पूछता है कि आखिर माई सिटी का क्या हाल चाल है। और जिस पर सोना जाकी बोलती कि वो पहले से ही रूइन बन चुकी है और वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्गर फाइटर्स गए हैं तो वो लोग जो कि उन मॉन्स्टर को संभाल लेंगे। और जिसके बाद में सूरा जो कि माई सिटी का रास्ता पूछता है, सोना जाकी बता ही पाती तब उससे पहले ही सूरा जो कि वहाँ से काफी फास्टली निकल जाता है। और सोना जाकी जो कि सोच रही होती है कि एक मिस्टीरियस पर्सन जो कि यहाँ पर अपेयर हुआ है और इस बात को मुझे लेडी ओनिसामा को बताना पड़ेगा। और इस बीच हम इन सभी को देखते हैं जो कि सोरा से मार खाने के बाद वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनके सामने कोई लैंड करता है जो कि हुडी पहना होता है। इन सभी से बोलता है कि मैं तुम लोगों के ऊपर से उस बंदे की प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ और अभी तुम लोगों के पास में सिर्फ 3 सेकंड है तो बताओ कि आखिर वो भी कहाँ पर है। और ये लोग जो कि उस पर्सन को देख ही रहे होते कि तभी तो सीधा तो कि बोल देगा आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। और उसके इतना बोलते ही वो पर्सन जो कि बोलता है कि टाइम खत्म हो गया और वो अपने एक ही स्ट्राइक में इन सभी को मार देता है। एंड इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें टावर फ्रंटलाइन गिल्ड टाइगर्स और हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बताती है कि मास्टर दोनों सीधा पार्टी के मेंबर 4 लोग जो कि उनकी सिग्नल आना बंद हो गया है और हम सोना जाके और उसकी स्क्रोल को भी जो कि ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और तभी उस लड़की के सामने बैठा बंदा बोलता है कि तुम क्या बकवास बातें कर रही हो और आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने जिनकी रिकमेंडेशन की थी वो एक लेवल 10 समनर को भी नहीं हरा पाए। और जिस पर ये लड़की बोलती की बात ऐसी नहीं है, उन सभी की सिग्नल्स जो कि एक ही बार में गायब हो गई है। जिस पर ये बंदा बोलता है कि इसका मतलब ये है कि उन सभी को एक ही फ्लो में मार दिया गया है। और इस बंदे का नाम होता है मुकाई लिस्ट जो कि लेवल 118 पर होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेस्ट है। और जिसके बाद में लिस्ट जो कि इस लड़की से बोलता है कि तो जल्दी पता करो कि ये सब काम किसने किया है और जितना जल्दी हो सके सबसे पहले सोना जाकी को पकड़ो और उस पर्सन के बारे में जानकारी लो और वो चाहे कोई भी हो जिसने मेरे सबऑर्डिनेट पर हाथ उठाया है वो मरने वाला है। और लिस्ट जो कि अपने विंडो पे खड़ा होता है तभी उसके विंडो के बाहर ही सूरज जो कि उड़ते हुए जा रहा होता है। सूरज को देखकर लिस्ट बोलता है कि इसकी प्लेट काफी बदबू आ रही है, एक मिनट आखिर वो फॉलन जैन की तरफ क्यों जा रहा है। और सूरज को देखकर लिस्ट सोच रहा होता है कि ये इन्वेंशन जो कि अलग ही लेवल पर है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी मेजर फोर्स जो कि इसे आगे बढ़ा रही है। और 5 साल के डोरमेसी के बाद में फाइनली जो कि टावर अवेकनिंग हो रही है। और जिसके बाद में ये बोलता है कि सारे सच स्क्वाड को पीछे ले लो क्योंकि हमारे हाथ में एक संकट आने वाली है। और इसी के साथ में हम सूरज को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ एससीटी फॉलन जोन में जा रहा होता है जहाँ पर की पूरी जगह जो कि खंडर बन चुकी होती है। वहाँ के पूरी नजारे को देखकर सूरज सोच रहा होता है कि मैं इन 5 सालों तक जो कि एबीएस में फंसा रहा और दूसरी तरफ ये जगह जो कि एक हेल की तरह बदल गई है। लेकिन एबीएस में मैं स्ट्रॉन्ग बन गया। मैं पहले जो कि काफी बड़ा कायर हुआ करता था लेकिन अब मैं काफी स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ और वहाँ पर मेरे सेंसेस जो कि डल हो गई थी और मैं वहाँ पर पूरी तरह से एक बीस्ट बनने वाला था। लेकिन मेरी फैमिली की थॉट्स ने मुझे वहाँ पर समझाए रखा और वो मॉन्स्टर जो कि मुझे एक बार डराया करते थे जो कि अब मुझे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। और इसी के साथ में सूरज जो कि छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारते हुए वो जाके बढ़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि फादर मतलब मेरे ब्रदर प्लीज सेफ रहना। एंड यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 खत्म होती है।